दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि यूपी में सुबह 10 से 9 बजे तक खुलेंगे बार और क्लब। सरकार ने जारी किया निर्देश। जी हम बात करें उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक बंदी में छूट के बाद प्रदेश सरकार ने बार और क्लब को भी दोबारा से खोले जाने का फैसला लिया है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में अभी भी बार ये बंद रहेंगे। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बार और क्लब्स को सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी। बता दें कि प्रदेश में 24 मार्च से हुए लॉकडाउन में शराब, बियर और फुटकर दुकानों और थोक कारोबारियों के प्रतिष्ठानों के साथ ही बार और क्लब भी बंद कर दिए गए थे। और वहीं अगली खबर में बता दें कि यूपी में भी सभी सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा के लिए होगी एक एजेंसी। सीएम योगी ने दिए गठन के निर्देश। जी हम बात करें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्र सरकार का अनुसरण करते हुए सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाओं को एक एजेंसी के जरिए कराने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से इसकी रूपरेखा और कार्य योजना बनाने को कहा है। जैसे नॉन गजेटेड पदों के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA का गठन किया है, ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश में एक भर्ती एजेंसी को बनाने का निर्णय योगी सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री ने इसके गठन को लेकर आवश्यक निर्देश टीम 11 की बैठक में अफसरों को दिए हैं। पहले बड़ी खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। आपको बता दें, नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 83,341 नए मामले, आंकड़ा 39 लाख के पार। जी हम बात कर रहे हैं कि देश में कोरोना वायरस के मामले बेलगाम हो गए हैं। कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है और पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 83,341 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को देश में कोरोना के 83,341 नए मामले सामने आए, जो कि अब तक के सबसे बड़े आंकड़े हैं। और वहीं पिछले 24 घंटे में 1096 लोगों की इससे जान जा चुकी है। देश में अब तक के कोरोना के आंकड़े 39,36,748 लाख पर पहुंच गई है। और अब अगली खबर बता दें कि सुशांत सिंह केस में शौविक ने कबूला बहन रिया के लिए खरीदता था ड्रग्स। एनसीबी ने किया गिरफ्तार। जी आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम शुक्रवार को शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की। पूछताछ के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, शौविक ने एनसीबी के सामने कबूल किया है कि वह अपनी बहन रिया के लिए ड्रग्स खरीदते थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शौविक चक्रवर्ती ने कड़ी पूछताछ बताया कि वह फैजान, बासित, परिहार और जैद से सीधा संपर्क था। एजेंसी के मुताबिक शौविक और बासित परिवार की मुलाकात फुटबॉल क्लब में हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बासित परिवार ने शौविक की मुलाकात सोहेल से करवाई थी, जो उन्हें ड्रग्स सप्लाई किया करता था। इसके अलावा जैद के जरिए सैमुअल मिरांडा बर्ड से लिया करता था। सैमुअल को जैद का नंबर शौविक ने ही दिया था। कैजान भी शौविक को ड्रग्स सप्लाई करता था। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरीके से शौविक चक्रवर्ती का भंडाफोड़ हुआ है ड्रग्स को लेकर, क्या वाकई में सीबीआई अपना काम सही तौर पे कर रही है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि चीन से फैक्ट्री हटाकर भारत में यूनिट लगाने पर कंपनियों को आर्थिक फायदा देगी जापान की सरकार। जी आपको बता दें कि जापान की सरकार की तरफ से एक ऐसा फैसला लिया जाने वाला है जो भारत के लिए फायदेमंद तो चीन के लिए बड़ा झटका साबित होगा। जापान के आर्थिक व्यापार और औद्योगिक मंत्रालय की तरफ से ऐलान किया गया है कि ऐसी जापानी कंपनियां जो अपना प्रोडक्शन चीन से हटाकर आसियान देशों में शिफ्ट करेंगी, उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। आपको बता दें कि इस समय जापान की सरकार की तरफ से उन कंपनियों को कई प्रकार की सुविधाएं देने का ऐलान किया जा रहा है जो चीन से अपना उत्पादन समेटने के लिए तैयार हो रही हैं। जापान के आर्थिक मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि वह भारत और बांग्लादेश को रीलोकेशन डेस्टिनेशंस के तौर पर शामिल करेगा।
और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि कंगना रनौत के समर्थन में आया राष्ट्रीय महिला आयोग, शिवसेना विधायक को गिरफ्तार करने की मांग। जी हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से फिल्म इंडस्ट्री भाई भतीजावाद के खिलाफ खुलकर बोल रही कंगना रनौत ने अब महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है और इस बीच कंगना को शिवसेना विधायक ने धमकी दी थी कि वह मुंबई ना आए। इसके बाद कंगना ने चुनौती देते हुए कहा कि वह 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं। मुंबई किसी के बाप की नहीं है। जिस तरह से कंगना को धमकी दी गई है, उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कंगना का बचाव किया है। रेखा शर्मा ने कहा कि कंगना के किसी भी ट्वीट में ऐसा नहीं लगा कि वो देशद्रोही हैं या किसी व्यक्ति को उन्होंने धमकी दी है। इससे शिवसेना के नेताओं की विचारधारा सामने आती है कि अगर महिलाएं आजादी से बात कर रही हैं तो वो उन्हें ये सह नहीं सकते। इसके साथ ही रेखा शर्मा ने कहा कि मैंने अभी पढ़ा कि महाराष्ट्र के विधायक ने कंगना रनौत को धमकी दी है कि वे महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं कर सकती हैं और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें इसके परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है कि विधायक को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इस पूरे मामले का रेखा शर्मा ने खुद से संज्ञान लेते हुए शिवसेना विधायक को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद कंगना रनौत लगातार सामने आ रही हैं और अपने पॉइंट्स रख रही हैं, क्या उनका कहना सही है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि पबजी बैन के बाद अक्षय कुमार लेकर आए देसी गेम FAUG, कमाई का 20% जाएगा सेना को। जी हम बात करेंगे, भारत सरकार ने बीते दिनों फेमस बैटल रॉयल गेम पबजी समेत 118 विदेशी ऐप्स पर बैन लगा दिया है, जिसके बाद लाखों यूजर्स पबजी के विकल्प के तौर पर दूसरे गेम्स खोज रहे हैं। अब इसका तोड़ लेकर अक्षय कुमार आए हैं। अक्षय कुमार ने पबजी की टक्कर में देसी गेम FAUG फौजी को उतार दिया है। ये गेम खेलने वालों को देश के जवानों के बलिदान के बारे में भी जानकारी देगा। ये अक्षय कुमार का पहला गेमिंग वेंचर है। आपको बता दें, अक्षय कुमार ने पहले मेड इन इंडिया बैटल रॉयल गेम FAUG को लॉन्च करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान को स्पॉट करते हुए मैं एक एक्शन गेम फेयरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स FAUG प्रोजेक्ट कर रहा हूं। एंटरटेनमेंट के अलावा प्लेयर्स हमारे सैनिकों की शहादत के बारे में भी सीखेंगे। उन्होंने कहा कि इस गेम से मिलने वाले रेवेन्यू का 20% भारत के वीर ट्रस्ट को दिया जाएगा, जो भारतीय सेना से जुड़े लोगों के लिए काम करता है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली लेके जाएगा और वो जीत सकते एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि पीएम मोदी पर राहुल गांधी का हमला, कहा 12 करोड़ रोजगार गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब। जी हम बात करें कि जीडीपी के आंकड़ों के जारी होने के बाद से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। बीते सोमवार को अप्रैल, मई और जून 2020 के जीडीपी आंकड़े जारी किए गए थे, जिसमें देश की आर्थिक विकास दर 23.9% रही है। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि पीएम मोदी की वजह से देश के 6 तरह की आपदाएं झेल रहा है। और अब एक बार फिर राहुल गांधी ने पीएम मोदी के विकास मुद्दे को लेकर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि 12 करोड़ रोजगार गायब, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था गायब, आम नागरिक की आमदनी गायब, देश की खुशहाली और सुरक्षा गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब, हैशटैग विकास गायब है। इससे पहले राहुल गांधी ने देश में बेरोजगारी से जुड़ी एक खबर का लिंक शेयर करते हुए भी पीएम मोदी को निशाने पर लिया था। राहुल गांधी ने लिखा था कि मोदी सरकार रोजगार बहाली, परीक्षा के परिणाम दो, देश के युवाओं की समस्या का समाधान दो। और वही अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि नई कार मर्सिडीज बेंज S क्लास खरीदने पर ट्रोल हुए बिग बी, कोरोना में सबके हीरो बने सोनू सूद। जी हम बात कर रहे हैं कि करीब 4 दशक से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाने वाले बिग बी यानी महानायक अमिताभ बच्चन द्वारा हाल में एक लग्जरी कार खरीदने को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। बिग बी को ट्रोल करने वाले कौन लोग हैं? दरअसल ये कमोबेश वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना पॉजिटिव होने पर बिग बी समेत उनके पूरे परिवार के लिए मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में उनकी जल्द रिकवर होने की प्रार्थना की थी। जी हां, हम फैंस की बात कर रहे हैं जिन्होंने पिछले 14 जून से बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के बाद मुंबई पुलिस और बॉलीवुड में नेपोटिज्म के आरोपी फिल्मकारों की नाक में दम कर दिया था। इन्हीं बीच कोरोना महामारी के बीच बॉलीवुड फिल्मों में विलन का किरदार निभाने वाले एक्टर सोनू सूद काफी लोकप्रिय हुए। उनकी लोकप्रियता का कारण था प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक भेजने के लिए सेवियर के रूप में सामने आया उनका नया अवतार।
सोनू सूद ने कोरोना महामारी के दौरान शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घरों की वापसी के लिए निःशुल्क बस मुहैया कराया, जिसे देखते ही देखते सोनू सूद पूरे देश में कोरोना पीड़ितों के हीरो बन गए। सोनू सूद आज भी कोरोना प्रभावितों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने देश ही नहीं विदेशों में फंसे प्रवासियों को भारत पहुंचाने के लिए साधन और धन दोनों मुहैया कराए, जिससे वो सबसे चहेते बन चुके हैं और आज सुदूर गांव-गांव और शहर-शहर तक सभी जगह सोनू सूद के मुरीद मिल जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ जहां सोनू सूद जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं और दूसरी ओर कोरोना से स्वस्थ होकर घर पहुंचे महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने महंगी और लग्जरी कारों की फहरिस्त में मर्सिडीज बेंज की एक एस सीरीज नई कार अपने बेड़े में जोड़े तो वहीं फैंस उनको ट्रोल करने लगे, जो महीनों भर पहले उनकी खैरियत के लिए प्रार्थना में दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे। और वहीं बता दें कि कंगना के बयान पर भड़की एमएनएस, कहा ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हम बात करें फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई में पीओके जैसा महसूस होता है कि बयान पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने भी उनकी आलोचना की है। अपने बयान को लेकर कंगना शिवसेना, कांग्रेस और फिल्मी सितारों के गुस्सों का पहले से ही सामना कर रही हैं। अब मनसे ने उनको चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हम सब मुंबई पुलिस की वजह से ही सुरक्षित महसूस करते हैं, कोई इस तरह के बयान देगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे फिल्म वर्कर्स यूनियन के प्रमुख अमेया खोपकार ने कंगना के ट्वीट को लेकर कहा कि मुंबई पुलिस के खिलाफ कोई कुछ भी बोले ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुंबई पुलिस की वजह से ही यहाँ रहने वाले तमाम लोग सुरक्षित हैं। महिलाएं रात को कहीं भी जा आ सकती हैं, तो इसलिए कि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा है। हम किसी को भी इसकी इजाजत नहीं देंगे कि मुंबई पुलिस पर कोई गैर न्यायिक तरीके से हल्के स्तर पर जाकर इस तरह की टीका टिप्पणी करे। और अब अगली खबर निकल कर आ रही कि मायावती ने कहा कि योगी सरकार में हो रहा मुसलमानों का उत्पीड़न सपा को बताया ब्राह्मण और दलित विरोधी। जी हम बात करें कि बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को ट्वीट करके उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और पूर्व समाजवादी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। मायावती का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चुनिंदा जाति तथा वर्ग के लोगों का जमकर उत्पीड़न हो रहा है। इन सभी को झूठे आपराधिक मामलों में फंसाया जा रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी सरकार पर ब्राह्मणों व दलितों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आपको बता दें बसपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं। ट्वीट करते हुए मायावती ने कहा कि सपा सरकार में जैसे ब्राह्मणों व दलितों का चुन का उत्पीड़न किया गया था, तो अब वैसे ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनके साथ साथ मुसलमानों का भी काफी उत्पीड़न किया जा रहा है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर निकल कर आ रही है कि कंगना रनौत की खुली चुनौती, कहा 9 सितंबर को आ रही हूं मुंबई। संजय राउत बोले ये मेंटल केस है। जी हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने बॉलीवुड के भीतर गुटबाजी, परिवारवाद, नई प्रतिभा के खिलाफ, षड्यंत्र के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कंगना ने सुशांत की मौत के बाद से इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस पर भी जमकर निशाना साधा है। लेकिन हाल ही में जिस तरह से कंगना ने मुंबई को लेकर बयान दिया, वह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कंगना ने कहा था कि मुंबई उन्हें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसा लग रहा है। कंगना के इस बयान के बाद उन पर लोग निशाना साध रहे हैं, लेकिन अपने आलोचकों को कंगना ने खुली चुनौती दी है और कहा कि वह 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं। कंगना के इस बयान के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना को मेंटल बताया है। संजय राउत ने कहा कि आप महाराष्ट्र का अपमान करने की कोशिश कर रही हैं। जिस तरह से वह बोल रही हैं, निश्चित है कि उनके पीछे कोई राजनीतिक दल या कोई ताकत जरूर है। मुंबई और मुंबई पुलिस की छवि को खराब करने की यह साजिश है। और वह अगली खबर में आपको बता दें कि 500 रेगुलर ट्रेनें और 10,000 स्टॉपेज बंद करने की तैयारी में रेलवे। तैयार हो रहा है नया टाइम टेबल। जी आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की रेगुलर यात्री ट्रेनें लॉकडाउन की घोषणा के बाद से बंद हैं। कोरोना संकट काल में लॉकडाउन के कारण रेलवे को भारी राजस्व का नुकसान हुआ है। पिछले 5 महीनों से रेलवे की यात्री ट्रेनें ठप पड़ी हैं। इस दौरान रेलवे सिर्फ स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इस बीच रेलवे ने पोस्ट कोविड टाइम टेबल पर मंथन शुरू कर दिया है और कोरोना महामारी खत्म होने पर ट्रेनों का संचालन कैसे किया जाएगा, इस पर रेलवे विचार कर रही है। इसके लिए नया टाइम टेबल तैयार किया जा रहा है। खबरों की माने तो रेलवे पोस्ट कोविड के दौरान 500 ट्रेनों और 10,000 रेलवे स्टॉपेज को बंद करने की तैयारी कर रहा है।
और वही अगली खबर निकल कर आ रही है, सिख विरोधी दंगा मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। जी हां, आपको बता दें कि 1984 में हुए दिल्ली सिख दंगा मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद और दिल्ली के दिग्गज नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। शुक्रवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि सज्जन कुमार की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समय उनके अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए उन्हें अस्पताल में नहीं रहना चाहिए। पूर्वी दिल्ली स्थित मंडोली जेल में सिख दंगा मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की गुहार लगाई थी। और हमें अगली खबर बता दें कि कांग्रेस के करीब हैं डॉक्टर कफील खान, थाम सकते हैं पार्टी का दामन। जी हां, हम बात करेंगे यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में पोस्टर बॉय बनकर उभरे डॉक्टर कफील खान आने वाले दिनों में राजनीतिक करियर चुन सकते हैं। कफील को कुछ विपक्षी पार्टियों से सहानुभूति मिल रही है। उन्होंने हालांकि कांग्रेस के प्रति अपने झुकाव को दिखाया है। कफील खान ने कहा कि मुश्किल समय में प्रियंका गांधी वाड्रा ने मेरा समर्थन किया। मथुरा जेल से मेरी रिहाई के बाद उन्होंने फोन करके मुझसे बातचीत की। पूर्व कांग्रेस विधायक प्रदीप माथुर कफील खान की जेल से रिहाई के वक्त वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पार्टी नेताओं के दिशा निर्देश पर मैं कफील खान की रिहाई के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने लगातार मथुरा और अलीगढ़ के जिला प्रशासन से संपर्क में था। मैं उन्हें राजस्थान बॉर्डर तक ले गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रियंका ने मानवता के लिए उनके समर्थन में और योगी सरकार द्वारा राज्य के निर्दोष लोगों के खिलाफ अत्याचार का विरोध करने के लिए अपनी आवाज बुलंद की। ये कफील पर निर्भर करता है कि वह कांग्रेस के साथ काम करना चाहते हैं या नहीं। डॉक्टर ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वे बिहार, असम, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के लिए जाएंगे। और वहीं अगली खबर बता दें कि लॉकडाउन के 5 महीने में 83 लाख लोग बने मनरेगा मजदूर। एक साल में 36% की बढ़ोतरी, टूटा 7 साल का रिकॉर्ड। जी हम बात करें कि कोरोना संकट के चलते देश की अर्थव्यवस्था खस्ता हो चुकी है, जिसके चलते बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में कोरोना काल में मनरेगा प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित हुआ है। चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों के दौरान इस योजना के तहत 83 लाख से अधिक नए परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। और गौरतलब है कि 1 अप्रैल से 3 सितंबर के बीच जो संख्या सामने आई है, ये पिछले 7 वर्षों के वार्षिक वृद्धि से अधिक है। और अब बात कर लेते हैं देश में क्या है मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें कि दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका, 3 दिन के लिए जारी हुआ अलर्ट। जी हां, बात करें कि मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में आज और कल भारी बारिश की आशंका है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में आज से लेकर रविवार तक मूसलाधार बारिश की आशंका है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।